हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो टॉपिक है वो है वैनकोमाइसिन। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के पहले इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, जो मेनली फास्ट इन्फ्यूजन के कारण होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके डोज, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे दिया जाता है, कितने मात्रा में दिया जाता है, किस में सेफ़ है, किस में कंट्राडिक्शन है, इसके बारे में डिस्कसन करेंगे। जो मेन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसका क्या है, निमोनिक्स नॉट रेड। नॉट रेड कहने का क्या मतलब है, ये नेफ्रोटॉक्सिक है। एन मतलब कि जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें ये दवा नहीं दिया जाता है। दूसरा ओटोटॉक्सिसिटी है, मतलब कि कान वाले प्रॉब्लम भी इससे आते हैं। थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस भी है, मतलब कि वेन में इन्फ्लामेशन होता है। और इसका जो मेन है, जो फास्ट इन्फ्यूजन के कारण होता है, वो है रेड मैन सिंड्रोम। क्या है, रेड मैन सिंड्रोम। मेनली जो वैनकोमाइसिन है वो मरसा के लिए यूज होता है। तो मैंने इसको कैसे याद किया है, मेनली जो मरा हुआ इंसान है वो वैन से जाता है, तो मैंने इस तरह से याद किया है। अब एक और है ब्लू मैन सिंड्रोम, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये दोनों को साथ में लेके चली हूँ। रेड मैन सिंड्रोम किसके कारण होता है, वैनकोमाइसिन के कारण। और ये ब्लू मैन सिंड्रोम एमियोडेरियोन के कारण होता है। ठीक है, देखिए इस तरह का आदमी दिखते हैं वैनकोमाइसिन के कारण, ये रेड रेड हो जाता है। एमियोडेरियोन के ओवर टॉक्सिसिटी के कारण ये ब्लू मैन सिंड्रोम दिखते हैं। ठीक है, जो रेड मैन सिंड्रोम है इसमें और क्या क्या दिखेगा, इंसान रेड हुआ है उसके अलावा फीवर आएंगे, हाइप्स दिखेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, नासिया, वोमिटिंग, रेडनेस, रैश ऑन द बैक ऑफ और नेक, ईचिंग होने लगेंगे, मसल वीकनेस होगा, डिजीनेस आएंगे। देखिए यही सब पिक्चर है जो मेनली रेड मैन सिंड्रोम में देखा जाता है। चलिए अब हम आते हैं वैनकोमाइसिन में। तो वैनकोमाइसिन मेनली क्या होता है, तो ये एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कहने का क्या मतलब है, ये क्या पे इफेक्ट करता है, तो ये बैक्टीरिया के सेल वॉल पे इफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को इनहेबिट करता है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को इनहेबिट करता है। ठीक है, ये क्या क्या में यूज होता है, तो ये मेनली एरोबिक ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिप्थेरॉयड, इंटेरोकोकी, स्टेफेलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और विरिडियन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकी में ये मेनली यूज किया जाता है। कह सकते हैं एरोबिक ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में ये काम आता है। ठीक है, अब इसका डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन में ये मेनली कितना यूज होता है, तो एडल्ट में आईवी डोज 500 mg है 6 आवर के लिए और 1 ग्राम 12 आवर के लिए। तो आप सिंपल समझ जाइएगा, 500 mg देते हैं 6 घंटे पे, तो 1 ग्राम कितने पे देंगे, 12 घंटे पे, सीधे दूना हो जाएगा। और किसके साथ देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन या डेक्सट्रोज 5% में देते हैं। जो ईच डोज है वो 3 ग्राम मिलीग्राम पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये मिनिमम 60 मिनट में देना चाहिए। फास्ट नहीं, ये स्लो दिया जाता है। वैनकोमाइसिन स्लो दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किसी को अगर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ये कितने देर में रिस्पॉन्स करेगा, मेनली विदिन 48 to 78 आवर्स में ये रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। अगर इंडोकार्डाइटिस किसी को होया हुआ है तो 500 mg मिली दिया जाता है 6 आवर पर, और कितने वीक के लिए, मिनिमम 3 वीक के लिए, या तो अलोन दिया जाता है या अदर एंटीबायोटिक के साथ मिला के दिया जाता है। ये एडल्ट का था। अब पीडिया का क्या है, पीडियाट्रिक्स में ये 10 मिलीग्राम पर केजी दिया जाता है एवरी 6 आवर में। और अगर टोटल हम कितना देख सकते हैं, तो 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पे हम डेली दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और याद रखिएगा इसका इन्फ्यूज़न कितने देर में करना चाहिए, एटलीस्ट 60 मिनट में। अगर हम बात करें इन्फेंट और नियोनेट्स की तो उसमें 15 मिलीग्राम पर केजी सजेस्टेड होता है और उसके बाद मेंटेनेंस में 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 12 आवर्स पे भी दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है वैनकोमाइसिन डोज का गाइडलाइंस नियोनेट्स के लिए। मतलब अगर उसका क्या है 30 वीक का है या 30 से 36 वीक का है या 36 से ज़्यादा वीक का है तो उसको कितना कितना देना चाहिए। ठीक है, ये मेरे लिए दिया हुआ है कि अगर किसी को क्रेटिन क्लियरेंस इतना है तो कितना डोज हम दे सकते हैं। ठीक है, इनिशियल डोज जो है वो 15 mg पर केजी से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मूला दिया हुआ है मेन और वुमेन में कि कितना क्रेटिन क्लियरेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो मेन में क्या है, वेट इन केजी इंटू
ये ब्रैकेट के अंदर 140 माइनस एज ऑफ द ईयर, उसका ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 12 इंटू सीरम क्रिएटिन कंसनट्रेशन। ठीक है, और वुमेन में वो जितना ये वैल्यू है उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको ये बनाएंगे कैसे, तो इसको मेनली सेलाइन वाटर के साथ किया जाता है। इसमें 10 ml ऐड करते हैं 500 mg वायल में। ठीक है, इसको ड्राई मेनली ये पाउडर फॉर्म में रहता है, इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में किया जाता है। इसको स्टोर कितना में कर सकते हैं, तो इसको मेनली जो स्टोरेज पावर है वो 2 डिग्री से सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर कर सकते हैं 14 दिन के लिए। ये मिक्सअप किसके किसके साथ हो सकता है, तो 5% डेक्स्ट्रो, 0.9% सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन के साथ, या लैक्टेटेड रिंगल इंजेक्शन के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसका कंट्राडिक्शन, तो सबसे पहला तो वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। रेडमैन सिंड्रोम के बारे में तो आपको बता दिया, अगर इन्फ्यूजन आप फास्ट कीजिएगा तो ये रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। लेकिन ये जो रेडमैन सिंड्रोम है, क्या ये परमानेंट होता है? नहीं, ये ऑटोमेटिक अपने अपने धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाता है जब आप एक बार थेरेपी को डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है, तो रेडमैन सिंड्रोम बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसमें न्यूट्रोपिनिया हो जाता है। रिवर्सल न्यूट्रोपिनिया कहने का क्या मतलब है, न्यूट्रोपिनिया होगा, लेकिन जैसे ही हम ये वैनकोमाइसिन को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी क्या हो सकते हैं, तो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है वहाँ पर पेन, टेंडरनेस और नेक्रोसिस भी देखा जा सकता है अगर हम फास्ट चलाए तो। ठीक है, और इसके क्या क्या में यूज हो सकते हैं, तो ये प्रेगनेंसी में यूज हो सकता है, लेकिन लैक्टेशन में यूज नहीं होता है क्योंकि ये मिल्क में इसके थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक है, इसका ड्रग इंटरेक्शन किसके किसके साथ कर सकते हैं, तो मेनली ये एक नेफ्रोटॉक्सिक है, तो इसमें अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग भी यूज नहीं कर सकते। और कौन कौन नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, तो एम्फोटेरिसिन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये जेंटामाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, तोब्रामाइसिन, बेकिट्रेसिन, पोलीमैक्सिन बी, कोलिस्टीन, सिस्प्लेस्टीन, ये सब मेनली नेफ्रोटॉक्सिक है, तो ये सब ड्रग हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पीडिया में कैसे यूज करना ये तो पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें अनडिजायरेबल इफेक्ट क्या क्या आ सकता है, तो एक तो इन्फ्यूजन रिलेटेड इवेंट जिसमें हमने क्या बोला था, तो ये रेडमैन सिंड्रोम होता है जो मेनली 20 मिनट में रिजॉल्व हो जाता है डिसकंटिन्यू करने पर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, रीनल फेलुअर, और इसमें क्या होता है, यूरिया नाइट्रोजन कंसंट्रेशन भी बढ़ सकता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने का दर रेयर ही होता है, लेकिन ये रीनल फेलुअर कराता है। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है वो भी क्या करते हैं, मेनली किडनी डिसफंक्शन के कारण होता है। तो मेनली अगर ये जो हो, तो अगर हम ये वैनकोमाइसिन को डिसकंटिन्यू कर देंगे तो सही हो जाएगा। पहले ही बताया इसके कारण ओटोटॉक्सिसिटी होता है, हेमेटोपोएटिक है। ठीक है, और इसके कारण ये साइड पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ओवरडोज के कारण क्या हो जाएगा, अगर ओवरडोज दे रहे हैं तो सपोर्टिव केयर एडवाइस किया जाता है। देखा जाता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन सही है कि नहीं है, क्योंकि ये हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के द्वारा मुश्किल मतलब बहुत कम मात्रा में ही वो निकलता है। आशा है आपको वैनकोमाइसिन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।